आपका बचपन से सपना था यूपीएससी एग्ज़ाम देने का, बट उसके बावजूद भी आपने बीटेक किया, ह्यूमैनिटीज़ से आपने प्रोसीड नहीं किया। देखिए यूपीएससी एग्ज़ाम का एक ये एस्पेक्ट अच्छा है कि वो आपका बैकग्राउंड नहीं देखता। कि सर जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनको दिल्ली आना कंपल्सरी है? या मैं खुद दिल्ली नहीं आया और मेरे कई सारे दोस्त जो सिलेक्टेड हैं वो दिल्ली नहीं आए। कि पहले 2 अटेम्प्ट आपसे क्या मिस्टेक्स हो रही थी, जो कि आपने थर्ड अटेम्प्ट आपने दिया, वहाँ पे आपने उसको सुधारा? पहला फैक्टर तो मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस। प्रॉपर सिलेबस को एनालाइज़ नहीं किया, प्रॉपर एग्ज़ाम की डिमांड को एनालाइज़ नहीं किया और आप जब गैदरिंग से कट ऑफ हो जाएंगे तो आप पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करेंगे। बट मुझे लगता है कि थोड़ा नर्वस होना प्रिपरेशन का पार्ट है, जी। क्योंकि अगर आप नर्वस नहीं हैं का मतलब या तो आप बहुत प्रिपेयर्ड हैं या तो एकदम नहीं प्रिपेयर्ड। जी। और यूपीएससी में जैसे बताया मैंने कि फ्रेंड सर्कल आपका अच्छा होना और होना सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास 2 सोर्स होते हैं। एक सर पीवाईक्यू होता है, एक होता है सर जो कोचिंग वाले हैं, सर वो मॉक टेस्ट लेते हैं। तो सर दोनों में से ज़्यादा वैल्यू किसको देना है? आप थोड़ा-सा लवासना का एक्सपीरियंस बताएँ, जो आपने 2 महीने के अंदर अनुभव किया हो। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम काफ़ी हार्ड होता है, पर क्या आपको ये पता है कि आप एक सही गाइडेंस, एक सही स्ट्रेटजी से इस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। पर दिक्कत ये आता है कि एक सही गाइडेंस देगा कौन? एक सही गाइडेंस वही दे सकता है जिसने खुद यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया हो, और एक ऐसी ही गाइडेंस के लिए आज हमारे साथ हैं श्री ऋषभ भट्ट सर, जो कि यूपीएससी 2024 के अंदर सर ने क्वालिफ़ाई किया हुआ है और सर अभी एक आईपीएस हैं। तो सबसे पहले सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू। और यूपीएससी नीट एक्स्ट्रा डोज के सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं और सबसे बड़ी बात तो शुभ त्यौहार रामनवमी की आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो दोस्तों आपका ज़्यादा कीमती समय ना लेते हुए हम सर के साथ अपनी बातचीत को आरंभ करते हैं। तो सर सबसे पहले हम चाहेंगे कि अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा-सा हम सबको अवगत करा दें। अ, मैं फिफ्थ तक यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ। जी। फिर उसके बाद आईसीएसई बोर्ड से मैं फिफ्थ टू ट्वेल्थ पढ़ा। फिर मैंने एनआईटी भोपाल से जी। बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। जी सर। और उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन किया। पीजी नहीं हूँ मैं, बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जी सर। सर जैसा कि आपने बताया है कि जो यूपीएससी आपका चाइल्डहुड ड्रीम था, जी। आप बचपन से चाहते थे कि आप यूपीएससी एग्ज़ाम दें, जी। बट आपने साइंस स्ट्रीम चुना, जबकि मान्यता ये है कि जी। सर जो लोग बोलते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ से यूपीएससी में सिलेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। तो सर ऐसा आपने क्यों किया कि आपका बचपन से सपना था यूपीएससी एग्ज़ाम देने का, बट उसके बावजूद भी आपने बीटेक किया, ह्यूमैनिटीज़ से आपने प्रोसीड नहीं किया? देखिए यूपीएससी एग्ज़ाम का एक ये एस्पेक्ट अच्छा है कि वो आपका बैकग्राउंड नहीं देखता। जी। आप कितने भी ब्राइट रहे हों या अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा हो एकेडमिकली आपका, जी। तो वो चीज़ आपको नहीं दिखता। वो आप एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं जी। वो इम्पोर्टेंट है। और अभी खासा कुछ दिनों में तो ट्रेंड बदला हुआ है जी। कि ह्यूमैनिटीज़ के साथ साथ साइंस बैकग्राउंड के भी बच्चे काफ़ी आ रहे हैं। आपने ट्रेंड देखा होगा, इंजीनियरिंग के ढेर सारे बच्चे जी आ सर। रहे हैं, अबाउट 30-40% इंजीनियरिंग के लोग आ रहे हैं। तो फिर मैं ये था कि एकेडमिकली सही था मैं स्कूल में भी, तो साइंस वगैरह भी अच्छा था। तो फिर मैंने इंजीनियरिंग कर लिया इस सोच को रखते हुए कि आगे इंजीनियरिंग में कुछ साल जॉब करूँगा, फिर यूपीएससी साइड शिफ्ट होऊँगा। मन तो जी। मेरा यूपीएससी के लिए शुरू से था। जी सर। तो ह्यूमैनिटीज़ में भी इंटरेस्ट था मेरा, बट वही मैंने बताया ना, ट्रेंड वही था उस समय कि इंजीनियरिंग किया जाए। तो इंजीनियरिंग मैंने किया, बट सेकेंड ईयर के बाद मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट उतना इंजीनियरिंग में आ नहीं रहा है। जी। और और फिर मैं वही नॉन फिक्शनल बुक्स जो थी, एनसीईआरटीज़ थी, इन सब को पढ़ने लगा। और प्लेसमेंट सेशन में भी बैठा नहीं मैं जी। कॉलेज में। और लास्ट ईयर से मैंने प्रॉपरली प्रिपरेशन किया। और ये जो भी सिलेबस की बुक्स हैं, सिलेबस को देखना, टॉपर्स की कॉपीज़ को देखना, टॉपर्स के नोट्स देखना, तो लास्ट ईयर से मैंने प्रिपरेशन चालू किया, जिससे मैं लोगों का प्लेसमेंट हो रहा था। जी। तो मुझे नहीं लगता कि ये फ़र्क पड़ता है कि ह्यूमैनिटीज़ से हैं आप या साइंस से हैं। जी सर। सर आपने बीटेक कर रखा हुआ था। जी। तो सर आपने यूपीएससी जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो सर जी। क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ से सर आपका नाता सर तकरीबन 3-4 साल से छूटा हुआ था। तो जी। सर उस टाइम आपने किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी से सर स्टार्टिंग किया ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट के लिए? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा इंटरेस्ट शुरू से था आईआर में, जी। पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी जी। में, स्कूल टाइम से ही। तो ग्रेजुएशन के दौरान भी मैं इनसे कटा नहीं था। जी। मैं बुक्स पढ़ता रहता था। पॉडकास्ट तो उस टाइम पे पॉपुलर नहीं हुए थे, जी। लेकिन यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस थे, कई सारी सीरीज़ थी जो इस सब से रिलेटेड थी, वो मैं देखता रहता था। तो वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही। जी। और उसके बाद फिर जब मैंने प्रिपरेशन चालू किया लास्ट ईयर, तो वो मेरे लिए ऐसा नहीं लगा कि कुछ एलियन सा है। जी। फ़ैमिलियर था मैं उन सब चीज़ों जी। से। तो यही मुझे लगता है कि इसलिए हेल्पफुल रहा वो। जी सर। सर आपने यूपीएससी प्रिपरेशन जब स्टार्ट किया तो आपने कोचिंग जॉइन किया कि नहीं?
लास्ट ईयर में मैं कोचिंग ज्वाइन किया था, जी। बट अनफॉर्चुनेटली फिर उसी 2020 में मैं पास आउट था, 2020 में हुआ, तो उस टाइम पे कोविड आ गया। जी। तो मैं कोचिंग प्रॉपर कर नहीं पाया, मुश्किल से 3 महीने या 4 महीने किया होऊंगा। और उसके बाद फिर मुझे घर आना पड़ा, कोरोना जी। के समय लॉकडाउन लगा, फिर मैंने घर पे ही रह के सेल्फ स्टडी किया। फिर मैं 21 का अटेम्प्ट दिया, हुआ नहीं वो। फिर मैं लखनऊ आ गया और जी। लखनऊ में भी सेल्फ स्टडी ही किया मैं। जी। तो कोचिंग का मुझे लगता है कि उतना रोल नहीं रहा मेरे प्रिपरेशन में। हाँ, ये है कि ऑनलाइन जो उनके फ्री रिसोर्सेज थे उनका मैंने काफ़ी इस्तेमाल किया। जी। टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी मैंने कुछ कोचिंग्स के लिए थे। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोचिंग्स का रोल होता नहीं है, बट 10% या बिलो 10% ही बोलूँगा मैं। जी। उससे ज़्यादा रोल आपके सेल्फ स्टडी का है। जी सर। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे मन में भी आ रहा है कि सर जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट, सर क्या उनको दिल्ली आना कंपल्सरी या फिर दिल्ली आना ज़रूरी है कि नहीं है? देखिए, ये एक समय था कि जब ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो कुछ जगह एक्सक्लूसिव हुआ करती थी किसी भी चीज़ के प्रिपरेशन के लिए, जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोटा, मैं कोटा भी रहा हूँ। जी। क्योंकि तब चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल नहीं थी और वहाँ पे जो कोचिंग के मटेरियल थे वो एक्सक्लूसिव थे, कहीं पे अवेलेबल नहीं थे, और वो आपको काफ़ी हेल्प करते थे जेई के या नीट के या दिल्ली फॉर यूपीएससी। जी। बट डिजिटल रिवॉल्यूशन के बाद चीज़ें इतनी अवेलेबल हो गई हैं, फ्रीली अवेलेबल हो गई हैं। आप किसी भी पार्ट ऑफ कंट्री में रह के मुझे लगता है प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको बुक्स मंगानी है, ऑनलाइन डिलीवरी है। और उसके अलावा ये है कि कई सारे कम्युनिटीज़ हैं, कई सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, कई सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे आप ज्वाइन करके पीयर लोगों से हेल्प ले सकते हैं। तो मुझे जी। नहीं लगता कि दिल्ली आना कंपलसरी है। मैं खुद दिल्ली नहीं आया और मेरे कई सारे दोस्त जो सिलेक्टेड हैं वो दिल्ली नहीं आए। जी सर। तो ये भ्रांति है कि दिल्ली आना कंपलसरी है। जी सर। सर एक क्वेश्चन हमारे मन में भी आ रहा है, क्योंकि सर जो आपका सिलेक्शन हुआ ये आपके थर्ड अटेम्प्ट में हुआ है। जी, जी। पहले 2 अटेम्प्ट में किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। जी। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले 2 अटेम्प्ट में आपसे क्या मिस्टेक्स हो रही थी, जो कि आपने थर्ड स्टेप में जो थर्ड अटेम्प्ट आपने दिया, वहाँ पे आपने उसको सुधारा और हुँ। उसके बाद जो है आपका थर्ड अटेम्प्ट में फाइनली सिलेक्शन हुआ 363 रैंक के साथ? जी। कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि नहीं हुआ सिलेक्शन फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में। जी। पहला फैक्टर तो मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस था। जी। एकेडमिकली मैं ब्राइट था और कॉलेज में भी ठीक-ठाक था परफॉर्मेंस। जी। तो मुझे लगा कि जस्ट एन एग्ज़ाम है और सिलेबस को कवर करना है, बुक्स को पढ़ना है जी। और दे देंगे, हो जाएगा। बट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ। उसके अलावा जो दूसरा फैक्टर था वो ये था कि मैंने प्रॉपर सिलेबस को एनालाइज़ नहीं किया, प्रॉपर एग्ज़ाम की डिमांड को एनालाइज़ नहीं किया। और टेस्ट कम लगाए थे मैंने फर्स्ट सेकंड जी। 2 अटेम्प्ट में, टेस्ट कम लगाए थे, केवल पढ़ाई किया था। और मुझे लगता है कि केवल नॉलेज के बेसिस पे यूपीएससी आप क्लियर नहीं कर सकते। नॉलेज के अलावा आपका एक माइंडसेट उस तरीके का होना चाहिए, प्रेशर हैंडलिंग होना चाहिए। जी। मुझे सेकंड अटेम्प्ट में काफ़ी एंग्जायटी थी प्रीलिम्स के दौरान, वो भी एक फैक्टर रहा कि मेरा नहीं हुआ सेकंड अटेम्प्ट में। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें इक्वली इम्पोर्टेंट है नॉलेज के अलावा। आपका प्रेशर हैंडलिंग स्किल्स कैसे हैं? जी। आपने सिलेबस को एनालाइज़ किया है कि नहीं किया है? आपने पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ किया है कि नहीं किया है? जी सर। तो मुझे लगता है कि शुरू के 2 अटेम्प्ट्स में यही सब फैक्टर्स थे जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैंने उन पे इम्प्रूवमेंट किया, मेंटर्स का गाइड लिया, गाइडेंस लिया। और जैसे कि मेरे कुछ सीनियर्स हैं जो कि सिलेक्टेड थे स्कूल के, कॉलेज के, जी। उनसे मैंने अपनी कमियों को बताया, तो उन्होंने बताया कि कहाँ तुम इम्प्रूव कर सकते हो। तो मुझे लगता है वो सब चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रही। तो थर्ड अटेम्प्ट में फाइनली हो गया। जी सर। सर एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरे दिमाग में अभी फिर से आ रहा है। सर चूँकि आपका थर्ड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ। जी। तो सर जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो इस टाइम हम मेंटल प्रेशर में आ जाते हैं। जी, जी। हमको लगता है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ? तो सर इस चीज़ से कैसे बाहर निकलना है? देखिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत बड़ा फैक्टर है और बहुत कम बात की जाती है इस पे, इग्नोर्ड है, जी। मेंटल इश्यूज़ पे। जी सर। और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए यूपीएससी आपको, मैंने बताया जैसे कि पिछले आंसर में, कि यूपीएससी केवल आपकी नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहा है, जी। आपका माइंड कितना काम एंड कंपोज्ड है, आप प्रेशर हैंडल कैसे करते हैं। मेंस के एग्ज़ाम में आप लगातार पेपर देते जा रहे हैं, दिन में 2 पेपर दे रहे हैं। फिर आपका कोई पेपर ख़राब जा रहा है तो उसका इफ़ेक्ट आपके बैक ऑफ द माइंड है तो नहीं आगे के आने वाले पेपर में। तो ये सब चीज़ें इक्वली इम्पोर्टेंट है। और होता क्या है कि एक मिथ भी है, मैं इसको नहीं मानता, कि आप यूपीएससी की जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सोशली कट ऑफ हो जाइए। जी। आप दोस्तों से कट ऑफ हो जाइए, आप गैदरिंग से कट ऑफ हो जाइए, फैमिली गैदरिंग से कट ऑफ हो जाइए। मेरा मानना है कि देखिए ये जस्ट एन एग्ज़ाम है, ठीक है? जी। आपको सब कुछ छोड़ना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये एग्ज़ाम पर्सनैलिटी का भी तो है। जी सर। और आप जब गैदरिंग से कट ऑफ हो जाएँगे तो आप पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करेंगे? तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ अगर लोगों को आ रहे हैं तो जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको यही बोलूँगा कि आप सबसे पहली बात तो थोड़ा स्पिरिचुअल होइए, मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट है। जी सर। और मुझे भी था, मुझे 2 अटेम्प्ट में जब नहीं हुआ, कॉन्फिडेंट टूट गया, हर चीज़ पे डाउट होने लगा।
मेरी हर स्ट्रेटजी पे डाउट होने लगा, मेरे सारे स्किल्स पे डाउट होने लगा मुझे। तो स्पिरिचुअली मैं थोड़ा इंक्लाइंड हुआ, मैंने गीता पढ़ा, रामायण पढ़ा, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद आपके पास ऐसे कुछ दोस्त होने चाहिए जिनसे आप रेगुलर टच में रहें। जी सर। ज़रूरी नहीं कि वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हों, जी। वो कॉर्पोरेट में हों, वो कहीं और हों। आप उनसे टच में रहिए जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकें, जो आपको मोटिवेट कर सकें। उसके अलावा मुझे लगता है परिवार का भी सहयोग बहुत इम्पोर्टेंट है। परिवार में मेरे बड़े भैया थे, वो डॉक्टर हैं, जी। उनसे मैं रेगुलर टच में था, उनके साथ रहता ही था इनफैक्ट। तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे और बोला कि ठीक है, एग्ज़ाम है, होता रहता है। मुझे अपने स्किल्स पे डाउट हो रहा था, उन्होंने बताया कि तुम्हारे स्किल्स में कमी नहीं है, कुछ चीज़ें गलत है, उसको तुम इम्प्रूव करो। जी। अगर एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वो उसके लिए बने नहीं हो। जी। कुछ गलतियाँ हैं, उसको इम्प्रूव करो, वो हो जाएगा। तो फिर मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें करना इम्पोर्टेंट है जी। और एस्पिरेंट्स को ये करना चाहिए। जी सर। सर जैसा अभी आपने कुछ टाइम पहले सर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात की, तो सर जी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास 2 सोर्स होते हैं। एक सर पीवाईक्यू होता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी एग्जाम में या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम में। एक होता है सर जो कोचिंग वाले हैं सर वो मॉक टेस्ट लेते हैं। तो सर दोनों में से ज़्यादा वैल्यू किसको देना है? देखिए पीवाईक्यूज़ ही आपको एक वही है ना कि मिरर है पीवाईक्यू। जी। वो बताएगा कि आप कितने तैयार हैं। जी सर। पीवाईक्यू से ही आप यूपीएससी की डिमांड है, क्या है, उसको आप पता कर पाएँगे। जी। तो पीवाईक्यू को तो मैं मॉक टेस्ट से ऊपर ही रखूँगा, ठीक है। जी सर। बट पीवाईक्यूज़ क्या होता है कि लगाते रहते हैं आप, तो आप पीवाईक्यूज़ के आंसर्स आपको याद हो गए। फिर आपको एक प्रैक्टिस मैच भी तो चाहिए, जी ठीक है। सर। तो प्रैक्टिस मैच है मॉक टेस्ट, बट पीवाईक्यूज़ से आप यूपीएससी की डिमांड पता करते हैं। पीवाईक्यू से आप कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो पता करते हैं। जी सर। मॉक टेस्ट का भी एक इम्पोर्टेंस है। मैंने थर्ड अटेम्प्ट में लगभग 55-60 मॉक टेस्ट लगाए थे। पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज़ करिए, पीवाईक्यू के जो भी ऑप्शंस हैं उनको अच्छे से एनालाइज़ करिए, डिमांड जो है उसको समझिए, उस हिसाब से प्रिपरेशन करिए, फिर प्रैक्टिस के लिए आप मॉक टेस्ट दीजिए। जी। बट पीवाईक्यूज़ को इग्नोर करके आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, मुझे लगता है कि वो ब्लंडर होगा। जी सर। सर ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है सर इसका सर कितना परसेंट सर रोल होता है सर यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करने में? सर इसका अगर हम परसेंटेज देखें, तो सर ये कितना परसेंटेज सर रोल दिखता है? अ, देखिए आपको मैं ये मानता हूँ कि देखिए प्रीलिम्स क्या है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का गेम है, ठीक है। जी। मेंस क्या है, आंसर्स लगाने का गेम है, जी आंसर्स लिखने का गेम है। तो अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, जो एग्ज़ाम में आपको करना है वही आप जी। करके नहीं जाएंगे। अगर आपको क्रिकेट खेलना है और आप कवर शॉट, स्ट्रेट ड्राइव और ग्लांस और फ्लिक इन सब की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप जी। मेन मैच में नहीं कर पाएंगे। जी सर। केवल पढ़ के नहीं कर पाएंगे, आप थ्योरी पढ़ के नहीं करेंगे, उसको आपको लाना पड़ेगा अपने हैबिट में। जी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आप पढ़ाई के साथ-साथ एमसीक्यू को लगाने की हैबिट होनी चाहिए, जी। क्योंकि एमसीक्यू लगाने की भी एक स्किल होती है। और मैंने जैसे कि बताया कि नॉलेज से नहीं होगा केवल, जी। तो जब आप एमसीक्यू लगाते हैं तो वो स्किल डेवलप होती है कि कैसे क्वेश्चंस में आंसर्स को एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करते हैं। अब रही बात राइटिंग की, तो राइटिंग में कुछ लोग के साथ होता है कि उनको जो चीज़ें आती हैं वो डिलीवर कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं डिलीवर कर पाते, तो वो प्रैक्टिस से चेंज हो जाएगा। जी सर। तो मैंने तो ये सोचा था कि जैसे प्रीलिम्स मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, 2 अटेम्प्ट में जी। नहीं हुआ प्रीलिम्स। तो मैंने ये सोचा कि जब मेरा प्रीलिम्स होगा तो मैं ऐसा ना हो कि मैं मेंस में रुक जाऊँ। जी। इसलिए मैं मेंस प्रिपेयर्ड था। मेंस में भी मैंने खूब सारा प्रैक्टिस किया था टेस्ट का, 3 घंटे में कैसे 20 क्वेश्चंस करने हैं, जी। आंसर्स की क्वालिटी कैसे बढ़ानी है। तो मुझे लगता है कि अगर आप केवल पढ़ेंगे, टेस्ट नहीं लगाएँगे, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, चाहे मेंस का हो, तो वो अच्छा नहीं होगा, मतलब मुझे लगता है। जी सर। सर जैसे कि आज से जो सर यूपीएससी एग्जाम से जो प्रीलिम्स होने वाला है नेक्स्ट टाइम, सर ये सर अप्रॉक्स 45 डेज इसके लिए बचे हुए हैं, जी, जी। 48 डेज। हुँ। तो सर अगर आज से कोई स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है तो सर एक स्ट्रेटजी क्या अच्छी स्ट्रेटजी होगी सर जो अपकमिंग प्रीलिम्स हो उसके लिए? देखिए, अभी 1.5 महीने बचे हैं। अभी तो सबसे पहली बात तो कोई नया सोर्स नहीं उठाना चाहिए, जी। ठीक है। दूसरा ये है कि आप अभी टेस्ट लगाना वीक में 2-3 लगाना चालू कर दीजिए। जी। फिर तीसरा ये है कि आपको अपना जो शेड्यूल है वो भी सही करना पड़ेगा। जी। जैसे कि टेस्ट 9 बजे से होगा, जो मेन प्रीलिम्स है 9:30 बजे से। तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा थोड़ा, वो थोड़ा टफ होता है। जैसे मैं भी रात में पढ़ता था, देर रात तक, तो थोड़ा चेंज करने में टाइम लगता है, बट वो करना चाहिए, वो काफ़ी हेल्प करता है। जी। उसके अलावा अभी धीरे-धीरे एंग्जायटी डेवलप होने लगती है, थोड़ा आप नर्वस हो जाते हैं, जी। वो उसको टैकल करना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि थोड़ा नर्वस होना प्रिपरेशन का पार्ट है। जी। क्योंकि अगर आप नर्वस नहीं हैं, आप एंग्जायटी में नहीं हैं, इसका मतलब या तो आप बहुत प्रिपेयर्ड हैं या तो एकदम नहीं प्रिपेयर्ड हैं। जी। और मुझे लगता है यूपीएससी में ये दोनों चीज़ें जो है होता नहीं है, ठीक है। जी। जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, वो कभी आप किसी भी सीरियस एस्पिरेंट से पूछेंगे तो वो नहीं बोलेगा कि एकदम मैं प्रिपेयर्ड हूँ, क्योंकि जी। बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है। इसका इतना ब्रॉड सिलेबस है, डाइवर्सिटी है।
तो एंग्जाइटी और नर्वसनेस हल्का फुल्का रहे ठीक है, बट वो आपकी प्रिपरेशन को एकदम अफेक्ट ना करे। जी सर। ठीक है। और उसके अलावा मुझे लगता है कि तबीयत का भी ध्यान रखें, वो भी इम्पोर्टेंट है। और जो आपके सोर्सेज रहे हैं उसको जी। बार बार रिवाइज करिए। रिवीजन ये अभी जो 45 दिन है ना, जी। वो रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप बार बार उसको रिवाइज करिए, टेस्ट लगाइए, और वही 1.5 महीने बाद आपको देना है। न्यूज़पेपर आप पढ़ना बंद कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट के 1.5 महीने में करंट अफेयर्स का उतना रोल होता नहीं है। उसके पहले के करंट अफेयर्स यूपीएससी जनरली पूछता है। तो न्यूज़पेपर आप मतलब पढ़ना बंद कर सकते हैं एस्पिरेंट्स। जी। और ठीक है, ऑल द बेस्ट सबके लिए जो अभी 25 का एग्ज़ाम दे रहे हैं। थैंक यू सर। सर, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं, तो आपने बताया कि सर आपने लबासना में जो ट्रेनिंग की हुई है, वो अप्रॉक्स 2 महीने के आसपास की हुई है। उसके बाद आप मेडिकल रीज़न की वजह से छुट्टी पे हैं। हम्म। तो सर, आप थोड़ा-सा लबासना का एक्सपीरियंस बताएँ, जो आपने 2 महीने के अंदर जो अनुभव किया हो? देखिए, लबासना का एक साइड तो जो सोशल मीडिया पे सबको दिखता है वो है, जी। बट लबासना का दूसरा साइड भी है। जी। वहाँ पे जिस डिसिप्लिन से आपको रखा जाता है, जो सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, आपको दिन भर बिज़ी रखा जाता है, आपकी नर्चरिंग होती है, आपके स्किल्स डेवलप किए जाते हैं, और तो ये दूसरा साइड है, वो नहीं दिखाया जाता है। जी। मैं मान रहा हूँ कि ठीक है, एन्जॉय करते हैं लोग, बट ख़ास करके हमारे बैच से तो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया था लबासना का रूटीन। जी। और हम लोग को, जैसे मैं बताऊँ, 5 बजे उठना पड़ता था। जी। और इवन 5 बजे उठना पड़ता था का मतलब ये है कि हम लोग हॉस्टल्स में रहते थे, वहाँ पे कॉरिडोर में पैट्रियोटिक सॉन्ग्स चालू हो जाते थे 5 बजे जी। अलग-अलग, तो आपको उठना ही पड़ेगा। फिर जैसे कि पहला दिन था मेरा लबासना में, और मैं 10 मिनट लेट पहुँचा ग्राउंड पे, पीटी ग्राउंड पे, जी। तो मुझे ग्राउंड के 4 चक्कर लगवाए गए। तो इस तरीके का डिसिप्लिन है। इस बार सोशल मीडिया से कट ऑफ करने के लिए मोबाइल कॉन्फिस्केट कर लिया जाता था अगर आप कैंपस में यूज़ कर रहे हैं तो। जी। उसके अलावा क्लासेस में आप सो नहीं सकते हैं। जी। तो मैंने बताया ना कि दूसरा एस्पेक्ट लोगों को नहीं पता है। क्लासेस में अगर आप सो रहे हैं तो आपको शाम को एक्स्ट्रा पीटी करनी पड़ेगी। तो कई सारी चीज़ें हैं, और मिक्स एक्सपीरियंस रहा। बट सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मुझे वहाँ पे काफ़ी डाइवर्सिफाइड लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। जी। साउथ इंडिया के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग, अलग-अलग बैकग्राउंड से आए हुए लोग, कोई कॉमर्स से है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है मेरे जैसे। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बट अनफॉर्चुनेटली 2 महीने के बाद मैं, जैसे कि बताया आपको कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, और फिर मुझे बीच में ही ट्रेनिंग छोड़नी पड़ी। जी। तो मुझे लगता है कि वर्थ इट है, और लबासना आपको काफ़ी कुछ सिखाएगा। वो जो 3 महीने आपके फाउंडेशन कोर्स के रहते हैं, वो आपको हमेशा याद रहते हैं। जी। सबसे बड़ी बात, आपको आपकी ट्रिप्स होती हैं कई जगह पे, जहाँ पे आप एक ग्रुप के साथ जाते हैं, जी। उनसे सीखते हैं, नई-नई चीज़ें सीखते हैं। आपको समझ में आता है कि कितना कितना डाइवर्सिटी है इंडिया में, ठीक जी। है? और स्किल्स तो डेवलप होती ही हैं। आप अच्छे-अच्छे लोगों से मिलते हैं, ब्यूरोक्रेसी से, प्राइवेट सेक्टर से, और जो अभी सीनियर लेवल पे ब्यूरोक्रेट हैं वो आते हैं, उनसे आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जी। सर, यहाँ पे फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे मन में आ रहा है। सर, जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, सर वो कैसा होना चाहिए? प्रिपरेशन टाइम में, सर प्रिपरेशन के बाद में हम बात करेंगे अभी। पहले सर प्रिपरेशन टाइम में हमारा फ्रेंड सर्कल जो है, वो किस तरीके का होना चाहिए? देखिए, प्रिपरेशन टाइम में जैसे मैंने बताया आपको कि फ्रेंड्स, कुछ अच्छे फ्रेंड्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी जी। नहीं है कि वो यूपीएससी से रिलेटेड हों। जी। और ऐसे फ्रेंड्स को आप अवॉइड करिए। ऐसे लोगों को तो फ्रेंड्स ही मत बनाइए जो नेगेटिव वाइब्स देते हों, जी। जो आपके स्किल्स पे डाउट करते हों। हाँ, जो आपका क्रिटिसिज्म करते हों, बट पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते हों। जी। जो चाहते हो कि आप इसको जो आपके गैप्स हैं उसको हटाइए, जो लैकूनास हैं उसको हटाइए, इम्प्रूव करिए। ऐसे फ्रेंड्स रखना ज़रूरी है। जी। लेकिन जो नेगेटिव वाइब्स देते हों, जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हों, मुझे लगता है ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए। जी। और यूपीएससी में जैसे बताया मैंने कि फ्रेंड सर्कल आपका अच्छा होना और होना जी। सबसे बड़ी बात इम्पॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम रूम में रह के सोशली कट ऑफ होकर नहीं प्रिपरेशन कर सकते। जी सर। सर, लवासना में जाने के बाद तुम्हारे फ्रेंड सर्कल अच्छी हो ही जाती है सर। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लोगों से हम मिलते हैं। जी, जी। तो उसके बाद हमारे पास कई सारे लोग जो है फ्रेंड होते हैं, अच्छे अच्छे सर जो ऑफिसर्स हैं। सर, आपके कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिस पर हम बात करना चाहेंगे। सर, जैसा कि आपने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उस टाइम हमें प्लान बी के लिए नहीं सोचना है, जी। हमें सोचना है प्लान A1 के लिए। तो सर, थोड़ा सा इसको हमको बताएं सर, इलोबरेट करें इस चीज़ को। ये मेरे एक मेंटर ने बताया था। उन्होंने ये बोला कि देखो, अगर आप प्लान बी के लिए शुरू से ही सोचेंगे, शुरू में ही सोचेंगे, जी। तो जाहिर सी बात है वो डिविएट होंगे आप जी। प्लान ए पे प्योरली फोकस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए महाभारत में एक बहुत पॉपुलर स्टोरी है कि अर्जुन ने केवल मछली की आँख देखी। जी। तो मैं मान रहा हूँ कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ आपको प्लान बी के बारे में
एक बैक ऑफ द माइंड ख्याल आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से शुरू के 3 अटेम्प्ट्स में या 4 अटेम्प्ट्स में आपको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जी। आपको फिर आपका जो फोकस है यहाँ डाइल्यूट हो जाएगा। प्लान ए1 क्या है? प्लान ए1 ये है कि जो प्लान ए से मिलता-जुलता है। जैसे जी। यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज़्यादा मिलता है यूपी पीसीएस से या अदर स्टेट के पीसीएस से, जिस स्टेट के भी हों आप। जी। उसके अलावा और सारे कई एग्ज़ाम्स हैं यूपीएससी कराता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के एग्ज़ाम कराता है। तो ए1 का मतलब यही है कि जो प्लान ए से रिलेटेड हो। बी मतलब आप एकदम ही अलग सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, वो एटलीस्ट शुरुआत में तो नहीं सोचना चाहिए। जी तो सर। मेरा इस स्टेटमेंट का मतलब यही था कि आप अपने जो मेन प्लान है उस पे फोकस करें। जी सर। सर आपका दूसरा स्टेटमेंट जो हमें हमें देखने को मिला, सर आपने बोला है कि हमें स्मार्ट वर्क पे फोकस करना चाहिए, ना कि हार्ड वर्क पे। तो सर सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बीच में डिफरेंस क्या है? क्योंकि सर हमें यही नहीं पता होता कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो हम उस हिसाब से कर नहीं पाते हैं। कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में देखिए, स्मार्ट वर्क के अंदर हार्ड वर्क आता है, जी। ठीक है। स्मार्ट वर्क इटसेल्फ इनकैप्सुलेट्स द हार्ड वर्क। जी। हार्ड वर्क, केवल हार्ड वर्क करेंगे तो उसका सेंस नहीं है, क्योंकि दिशा आपकी गलत हो सकती है, आप दिशाहीन हो सकते हैं। जी। स्मार्ट वर्क में क्या आता है? हार्ड वर्क विथ प्रॉपर डायरेक्शन, विथ प्रॉपर गाइडेंस और डिमांड ऑफ एग्ज़ाम को देखते हुए, जी। वो स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क ये है कि आप ऐसे तैयारी कर रहे हैं कि जो यूपीएससी की डिमांड के हिसाब से है, नोट्स जी। उस हिसाब से बना रहे हैं आप पीवाईक्यूज़ को एनालाइज कर रहे हैं। जी। आप जो भी अच्छे टॉपर्स हैं, जो भी अच्छे लोग हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक किए हैं, उनसे प्रॉपर गाइडेंस ले रहे हैं। हार्ड वर्क ये है कि आप किताब उठाए, पढ़ना चालू कर दिया, जो चीज़ नहीं आ रही है, जो सिलेबस में नहीं है, वो भी आप पढ़े जा रहे हैं, जो रिलेवेंट नहीं है, वो भी आप पढ़े जा रहे हैं। ऐसे तो अंडर द स्काई यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। जी। तो आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो हार्ड वर्क का जो है वो उसमें टिंज होना चाहिए प्रॉपर गाइडेंस का, प्रॉपर मेंटरशिप का, तब वो स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट होगा। जी। सर आपका एक और स्टेटमेंट है कि जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उस टाइम जो है आपका नॉलेज, स्ट्रेटजी और एक सही माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। तो सर आपने अपने प्रिपरेशन टाइम में से किस तरीके से अचीव किया है? जैसे देखिए, मैंने बताया आपको, फर्स्ट अटेम्प्ट में प्योरली नॉलेज बेसिस पे गया मैं, तो जी। नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। तो स्ट्रेटजी कोई नहीं थी, माइंडसेट उस तरीके का नहीं था। जी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि नॉलेज के साथ स्ट्रेटजी और माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक लिंकन ने बोला है कि अगर आप मुझे एक वृक्ष काटने को देंगे तो मैं उसमें उसका 90% टाइम मैं जो एक्स है, जो जिससे मैं जी। काटूंगा, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसको शार्पन करने के लिए लगाऊंगा। जी। तो स्ट्रेटजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज के साथ साथ, तभी आपका नॉलेज प्रॉपरली इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। और माइंडसेट का मतलब मेरा यहाँ इससे है कि माइंडसेट आप कितने पॉजिटिव हैं, जी। कितने आप ऑप्टिमिस्टिक हैं अप्रोच को लेके, आप अपनी जो स्किल्स हैं उसके लेके कितने कॉन्फिडेंट हैं, और आप प्रेशर को कैसे हैंडल कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, प्रेशर हैंडलिंग गेम है पूरा। आप पहला पेपर प्रीलिम्स में आप दे रहे हैं जीएस का, उसके बाद आपको मान लीजिए जीएस का पेपर ख़राब गया, फिर दूसरे उसमें सेशन में आपका सीसैट है। तो सीसैट में ऐसा तो नहीं कि आप जीएस का सोच रहे हैं, प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, सीसैट को भी ख़राब कर रहे हैं। उसके अलावा मेंस है, मेंस में आपके 8-9 पेपर हैं, तो उसमें आप ऐसा तो नहीं है कि कोई पेपर ख़राब जा रहा है तो उस पेपर का इफेक्ट बाद के पेपरों में आ रहा है। फिर लगातार 6 पेपर आप दे रहे हैं, आप प्रेशर में तो नहीं है कि रिवाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, तो पूरा प्रेशर हैंडलिंग गेम है। उसके अलावा इंटरव्यू में आप सीनियर ब्यूरोक्रेट से मिलेंगे, यूपीएससी के चेयरमैन आपके बोर्ड मेंबर हो सकते हैं, जी। और पैनल में स्टीम्ड लोग होंगे, अच्छे अच्छे प्रोफेसर, अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट। तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ आप जाके प्रेशर में नर्वस हो जा रहे हैं। मैंने जैसे बताया कि थोड़ा मोड़ा प्रेशर ठीक है, चलता है, वो पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है। आप जी। एकदम वो होके नहीं जा सकते कि आप दोस्तों से बात करने जा रहे हैं, लेकिन वो आपके परफॉर्मेंस पे अफेक्ट ना करें। तो माइंडसेट का मतलब ये भी है कि आप कॉन्फिडेंट कितने हैं, आप अपने पे कितना ट्रस्ट करते हैं, आत्मविश्वास कितना है आपका। जी। सर एक स्टेटमेंट आपका और है सर, आपने बोला हुआ है कि आप वीकली प्लान बनाएँ, ना कि आप स्ट्रिक्ट रूटीन जो होता है, जो आपका एक रूटीन होता है कि हमें को इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है और आप फिक्स रूटीन बना के रखते हैं, उसको ना फॉलो करके आप वीकली रूटीन बनाते हैं। तो सर ये किस तरीके से हेल्प करता है स्टूडेंट को? ये मेरा थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है जी। स्ट्रेटेजी, क्योंकि कन्वेंशनल यही है कि स्ट्रिक्ट टारगेट जी। बनाओ, स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाओ, उसको प्रॉपरली पूरा करो। जी। मेरा ये है कि मुझे लगता है कि पढ़ाई ऑर्गेनिक होती है, जी। मैकेनिकल आप करके नहीं कर सकते। तो मैंने कभी नहीं बनाया कि आज थर्सडे है, आज फ्राइडे है, तो थर्सडे के दिन मुझे ज्योग्राफी करना है, फ्राइडे के दिन मुझे पॉलिटी करना है। मुझे लगता है कि आप
ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है, ऑर्गेनिक है, मैकेनिकल नहीं है। तो आपको हो सकता है किसी दिन आपको पढ़ने का मन ना करे, हो सकता है जी। किसी दिन आप डाउन फील करें, और खास करके यूपीएससी प्रिपरेशन में होता है, ये बहुत ही नॉर्मल है। एस्पिरेंट्स कनेक्ट कर पा रहे होंगे इससे। जी। तो मैं वीकली बनाता था टारगेट, वीकली प्लान बनाता था। हो सकता है मंडे ट्यूसडे को मेरी पढ़ाई नहीं हुई तो मैं वेडनेसडे को उस चीज़ को, जो मंडे ट्यूसडे को नहीं हुआ मेरा, उसको कवर कर लेता था। जी सर। थर्सडे को मान लीजिए फिर से मन नहीं कर रहा है, ऐसा होता है, नॉर्मल है। जी। तो मैंने वीकली टारगेट्स बनाए और मैंने ये इंश्योर किया कि वीकली टारगेट्स एटलीस्ट मैं पूरा कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, रादर देन स्ट्रिक्ट शेड्यूल के। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको फॉलो नहीं किया। जैसे मैंने बताया ना कि ये इसका गेम है कि आप एक अप्रोच अपनाते हैं, वो गलत होता है, दूसरे अप्रोच पे जाते हैं जी। आप। वो नहीं है कि आप एक अप्रोच अपना रहे हैं, पूरा प्रिपरेशन में वही चलेगा। आप सीखेंगे कि आपके ऊपर कौन सा अप्रोच लागू हो रहा है, आप इंडिविजुअलाइज करेंगे स्ट्रेटजीज़ को। जी। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ या जो कोई टॉपर बोल रहा है जी। वो आपके ऊपर पूरी इम्प्लीमेंट होंगी। सबके अलग अलग तरीके होते हैं। अब जैसे कि मैं बताऊँ, मैंने नोट्स नहीं बनाए ज़्यादा। अच्छा सर। हाँ, मैं इवन ऑप्शनल के भी नोट्स मेरे पास नहीं है। मैंने खुद के नोट्स नहीं बनाए ज़्यादा। तो सर कैसे किया आपने? मैं किताब पढ़ता था, किताब में हाईलाइट करता था और उसी को मैं बार बार रिवाइज करता सर था। शॉर्ट नोट भी आपने नहीं बनाया? शॉर्ट नोट्स मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है, कुछ चीज़ों के बनाए हैं। जैसे कि कुछ चीज़ों में क्या है, सिलेबस कोहेरेंट नहीं है, डिफ्यूज्ड है। जी। कुछ चीज़ें यहाँ से करनी, कुछ चीज़ें यहाँ से करनी है, उसके लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए थे। जी। बट ऐसा बोलिए कि मैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, तो लक्ष्मीकांत के लोग क्या बोलते हैं कि एक शॉर्ट कंसाइज नोट्स बनाते हैं जो जी। कि एग्जाम के पहले रिवाइज करेंगे। इकोनॉमी के लिए, हिस्ट्री के लिए, खासकर जी। हिस्ट्री के लिए तो लोग बनाते ही हैं। ऑप्शनल के लिए तो 90% से ऊपर लोग बनाते हैं। जी। मेरे पास सुब्रा रंजन मैम के पॉलिटिकल साइंस के नोट्स थे, मैंने दिल्ली जी। से मंगाए थे, कोचिंग नहीं कर पाया था मैं। तो उसको मैंने 6-7 नोट्स थे, वो स्पाइरल कॉपीज़ थी। जी। उसको मैंने बार बार पढ़ा, कम से कम उसको 20 से 25 बार पढ़ा होगा मैं प्रिपरेशन के दौरान। और एग्ज़ाम के पहले भी, जो ऑप्शनल एग्ज़ाम के पहले 5 दिन का गैप होता है, उसमें मैंने उसी को रिवाइज़ किया। कोई मेरे पास कंसाइज नोट्स नहीं थे। तो ये बहुत ही अनकन्वेंशनल है। तो मुझे ये समझ में आया, मैंने ऐसा नहीं कि बनाने की कोशिश नहीं करी, मैंने बनाने की कोशिश करी, लेकिन मुझे लगा वो मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, वो मेरे लिए सूटेबल नहीं है। तो इंडिविजुअलाइज और कस्टमाइज अप्रोच अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। सर जब आप नोट्स बनाते नहीं थे शॉर्ट, तो सर आप एग्जाम से पहले रिवाइज कैसे करते थे उसको? देखिए, होता है कि जैसे कि आप नॉर्मली जब पढ़ रहे हैं तो आप तो पूरा बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। जी। और एक चीज़ और है, अगर आप चौथा रिवीजन कर रहे हैं तो कम टाइम लगेगा, तीसरे से 5वां रिवीजन करेंगे तो चौथे से भी कम टाइम लगेगा। तो ऐसे ऐसे टाइम कम होता जाता है। जी। अब एग्ज़ाम के एक दिन पहले की बात है तो मैंने केवल बुक या नोट्स लेके बस उसको पेजेस पलटता रहता था जी। और वो दिमाग में उसकी पिक्चर बनती रहती थी। जी। नोट्स बनाना ट्राई किया मैंने वो हुआ नहीं मेरे से। जी। तो मुझे लगा कि यही अप्रोच रहेगा और फॉर्चुनेटली वो अप्रोच काम कर गया मेरे लिए, काम किया भी। जी। टेस्ट देता था तब भी मुझे समझ में आया कि मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। जी। और तो वही है कि आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सूटेबल है, आपके लिए क्या लागू होता है। और जैसे कि आपने पूछा कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले वाली बात, जी। तो ये चीज़ होता था, फोमो होता था जी। कि भाई 95% लोगों के पास तो नोट्स बने हुए हैं, वो तो फटाफट रिवाइज करके चले जा रहे हैं, मेरे पास तो पूरी पूरी बुक पढ़ी है, मुझे जी। एक दिन में पढ़ना है। बट एक होता है कि पिक्चर बन जाती है, अब जब आप बार बार उसी सोर्स से पढ़ते हैं ना, तो वो जी। माइंड मैप बन जाता है। तो ये पेज पलटा मैंने, हाँ पता है इसमें क्या क्या है, ये पेज पलटा मैंने, पता है इसमें क्या क्या है, रिवाइज जी। होता जाता था। तो ऐसे था। सर आपका एक स्टेटमेंट है कि सर जब आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं उस टाइम आपको डायग्राम एंड डाटा एनालिसिस दोनों को ऐड करना होता है, तो सर इस चीज़ का सर किस तरीके से बेनिफिट मिलता है हमें? कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप एक तो है कि उसका आंसर लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। और एक अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीरियस एस्पिरेंट है, तो सबको वो चीज़ पता है कि भाई प्रो क्या है, कॉन्स क्या जी। है, जी। और इसमें क्या क्या आ सकता है, वे फॉरवर्ड क्या है। लेकिन अगर आप उसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे, ये प्रिपेयरिंग करेंगे, मसाले जी। डालेंगे ना, तो फिर वो आंसर और अच्छा हो जाता है। तो इसमें वो प्रिपेयरिंग और स्पाइसेस डालना, इसी को बोलते हैं ये जी। डायग्राम और डाटा एनालिसिस और कमेंट्स, अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स, अच्छे अच्छे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स। तो मैंने इन सब, जैसे मैंने बोला कि इन सब चीज़ों के नोट्स थे मेरे पास। जी। और जैसे मान लीजिए मेरा इकोनॉमी का पेपर है, GS3 का पेपर है, तो मैं क्या करता था, वो डाटा, वो रिपोर्ट्स, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स रिवाइज करके चला जाता था। जी। क्योंकि मोटा माटी तो मुझे सब पता ही है ना कि भाई, अगर मान लीजिए एग्जांपल करूँ मैं कि रेलवेज़ है या रोडवेज़ है, जी। तो रेलवेज़ में अभी इंडिया में क्या अचीवमेंट्स है, रेलवेज़ के कहाँ लैकूनाज हैं, वो सबको पता है जो सीरियस एस्पिरेंट है। बट उसमें अगर मैंने डाटा डाल दिया कि रेलवेज़ में इधर के 6 सालों में जो एक्सीडेंट्स हैं वो घटे हैं, रेलवे का मॉडर्नाइजेशन हुआ है, रेलवे में इलेक्ट्रिसिटी इंजन्स लग गए हैं 2030 तक, और पूरा इलेक्ट्रीफाई करने का उनका टारगेट है, ऐसे ऐसे जी। कर करके कुछ डाटा, कमेंट, जजमेंट अगर मैं डाल देता हूँ, तो वो आंसर लोगों से यूनिक हो जाता है और एग्जामिनर कनेक्ट कर पाता है कि हाँ, इसके पास अपने आर्गूमेंट्स के लिए बेस है। जी।
तो मुझे लगता है कि मेंस आंसर राइटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। सर, आपने इंटरव्यू को लेके एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएँ, उससे पहले आपके अंदर मैच्योरिटी और बैलेंस अप्रोच दोनों का एक सही संतुलन होना चाहिए। तो सर, ये किस तरीके से आएगा? और सर, आपने इसे सर किस तरीके से यूज़ किया है? देखिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छे अच्छे लोगों के आंसर्स को सुने। जी। इंटरव्यू के प्रिपरेशन में मैंने दोनों चीज़ें देखी थी, खासकर कि जो टॉपर्स थे उनके इंटरव्यू वीडियोस, जी। मॉक इंटरव्यू वीडियोस। उसके अलावा जो जैसे कि मुझे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं जी। एस जयशंकर, उनके कमेंट्स बहुत पसंद हैं। देखिए, आपको इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस जो वो हैं विवादित हैं। जी। जैसे कि मेरे से पूछा गया था ये यूपी में इनकाउंटर जो हो रहे हैं जी। वो उसके लेके आपका क्या वो है, व्यू है, तो ओपिनियन क्या है। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन जो विवादित हैं उसके लिए बहुत ही बैलेंस तरीके से आंसर्स देना पड़ेगा, और उसके लिए अच्छे अच्छे लोगों को सुनना जरूरी है, क्योंकि वो ऐसे फोरम्स पे उनसे पूछे जाते हैं विवादित क्वेश्चन। जी। तो मैंने उनकी स्पीचेस काफ़ी सुनी, प्राइम मिनिस्टर के इंटरव्यूज़ काफ़ी देखे, और टॉपर्स का जैसे मैंने देखा। तो एक तो वो है कि इससे आप डेवलप करते हैं बैलेंस्ड अप्रोच। जी। फिर मैच्योरिटी वाली बात यह है कि देखिए, इंटरव्यू बहुत हाइप्ड है कि आपको वहाँ जाना है और सब सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और अच्छे अच्छे लोग बैठे रहेंगे टीम मेंबर्स पैनल्स में, और तो ये चीज़ें ना आपके अंदर नर्वसनेस ले आती हैं, आप थोड़ा एंग्जाइटी में होते हैं। उसमें आपको मैच्योर होना है, उसमें आपको ये समझना है कि आप मेंस क्वालिफाई करके आए यूपीएससी का, जी। उस जिस सीट पे आप इंटरव्यू में बैठे हैं वो आपने अर्न करी है, जी ठीक है, वो आपके किसी की खैरात नहीं है वो, ठीक है। जी। तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वहाँ जो लोग बैठे हैं उनका आंसर मैं दे सकता हूँ। जी। तो इससे आप नर्वस नहीं होंगे, इससे आपको अंदर एंग्जाइटी डेवलप नहीं होगी। और फिर बैलेंस आंसर देने के लिए आप, जैसे मैंने बताया कि जी। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। जैसे कि बहुत सारे विवादित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जैसे कि वक्फ बिल आया, जी। और अभी इंटरव्यू तो शायद हो रहा होगा। जी सर, हाँ, अपकमिंग चल रहा है। हाँ चल रहा है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा इंटरव्यू में कि आप क्रिस्प कितना बोल पाते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आप बोले जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी लिमिटेड टाइम है। आप जी। कितना क्रिस्प बोल पा रहे हैं, कम शब्दों में आप अपने आप को कितना डिलीवर अच्छा कर पा रहे हैं। फिर ऐसा तो नहीं है कि आपका किसी आइडियोलॉजी के प्रति इंक्लिनेशन है, किसी जो विवादित चीज़ है उसके प्रति इंक्लिनेशन एक साइड पे है। जी। तो आपको बहुत डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, बहुत ही बैलेंस तरीके से आंसर देना पड़ेगा। जी। सर, आपका इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस रहा था? इंटरव्यू मेरा पिछले साल 21 मार्च को था, और मैंने ढेर सारे मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। जी। तो एक चीज़ मैंने और किया था, वो भी थोड़ा अनकन्वेंशनल है। जी। 21 को मेरा इंटरव्यू था, और 20 को मैं गया था यूपीएससी भवन। जी। ऐसे ही जी। होता क्या है कि आप अचानक से 21 को पहुंच जाएंगे तो आप नर्वस रहेंगे। तो मैं 20 को पूरा दिन यूपीएससी भवन के सामने ही था जी। और टहल रहा था, और जो लोग इंटरव्यू देने आ रहे थे उनसे मैं हल्का फुल्का से बात कर रहा था। क्या पूछा, तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। मैंने बोला कि मैं अभी एस्पिरेंट हूँ और अभी तैयारी कर रहा हूँ दिल्ली में। जी। उनको नहीं पता था कि मेरा कल इंटरव्यू है। जी। तो उससे मेरा प्रेशर काफ़ी ईज आउट हुआ, ठीक है। और लोगों से पता किया कि आपको कैसा फील हुआ, क्या चल रहा है अंदर, बोर्ड कैसे हैं, कौन कौन मेंबर्स हैं। तो फिर मैं 20 को पूरा दिन इसमें बिताया, क्योंकि प्रिपरेशन जो होना है वो हो गया। एक दिन पहले आप नहीं कर पाएंगे प्रिपरेशन। तो 21 को मैं फिर गया, मेरा सेकेंड हाफ में इंटरव्यू था, और इंटरव्यू पूरा मेरा डैफ पे चला। कुछ करंट अफेयर्स भी थे, और जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करना चाहूँगा इंटरव्यू के। जैसे कि एक तो था कि मुझे कविताएं लिखना और पढ़ना पसंद है। तो मेरे से पूछा गया था कि आपके फेवरेट कवि कौन हैं, और उनकी कुछ कविताएं आप सुनाइए। जैसे मेरे फेवरेट कवि हरिवंश राय बच्चन है, तो मेरे से मधुशाला सुनवाई वहाँ पे जो बोर्ड मेंबर्स थे। उसके अलावा एजुकेशन पे मेरा कुछ काम था स्कूल्स में, थोड़ा मोड़ा इंटर्नशिप का। तो स्कूल्स के बारे में पूछा है, रूरल स्कूल्स में क्या स्थिति है अभी यूपी में। जी। फिर मेरा इंजीनियरिंग है बैकग्राउंड, तो रोबोटिक्स का क्या एप्लीकेशन है अभी इंडियन इंडस्ट्री में, उसके बारे में पूछा। मनरेगा के स्टेटस के बारे में पूछा। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मुझे लगता है अच्छा था। नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, आपसे आपका व्यू जानना चाहते हैं, आप कितने अपने व्यूज़ को लेके आपके अंदर कितना कन्विक्शन है वो जानना चाहते हैं, और आप प्रेशर तो नहीं फील कर रहे हैं। आप एक आंसर का जवाब नहीं दे पाए तो ऐसा तो नहीं है कि आप अगला जो आपको आंसर आ रहा है उसमें आप गड़बड़ कर रहे हैं। जैसे मेरे से कुछ वियर्ड सवाल भी पूछे गए। जैसे मेरे से पूछा गया कि जैसे कि आपके एरिया का, मेरे एरिया का पिन कोड 2 से चालू होता है, 221304। तो मेरे से पूछा गया कि उन स्टेट्स का नाम बताइए जहाँ का पिन कोड 3, 4, 5 और 6 से चालू होता है। तो ये तो मुझे याद नहीं था, ठीक है। 4 का तो मैंने बता दिया क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में रहा हूँ, भोपाल का है, तो नहीं पता था। तो मैं वहाँ पे बोला कि सर सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। तो आपको उस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा उस चीज़ों को। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अच्छा था। जी।
सर अभी आपने बताया अपने आंसर में कि आपने कई सारे मॉक टेस्ट दिए हुए थे इंटरव्यू के लिए, मॉक इंटरव्यू। तो सर इसका सर क्या बेनिफिट मिलता है हमें मॉक इंटरव्यू का? देखिए, मॉक इंटरव्यूज़ जब आप देते हैं ना, तो आप जैसे पहला जो मॉक इंटरव्यू मैंने दिया था, जी, तो वो उसमें मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि पहली बार आप किसी सीनियर लेवल पे ब्यूरोक्रेसी में जो रहा है उनसे आप मिल रहे हैं, उनसे आप बात कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा डाउट होता है कि मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, मेरी बात कितनी उनको सही लग रही है कि नहीं लग रही है। तो जब आप मॉक इंटरव्यू देते हैं ना, तो आप पहली बात तो कई सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाती हैं। जी, जो भी करंट में चल रहा है उसके लिए आप पढ़ेंगे, तो आप मॉक देंगे तो वो तैयार हो जाती हैं। दूसरा, आप प्रेशर नहीं फ़ील करेंगे। आप मॉक इंटरव्यू बिना दिए अगर आप डायरेक्ट जाके यूपीएससी भवन में बैठेंगे, जी, तो वो प्रेशर रहेगा आपको। लेकिन आप जब मॉक इंटरव्यू देंगे तो आप तैयार हो जाएँगे आधे घंटे बोलने के लिए, आधे घंटे में क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए, क्रिस्प आंसर्स देने के लिए। तो जी, मॉक इंटरव्यू का बहुत ही ज़्यादा रोल है इंटरव्यू प्रिपरेशन में। इसीलिए मैं लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट हो गया था ड्यूरिंग इंटरव्यू, जी, और लगभग 8-9 इंटरव्यू दिए थे मैंने मॉक इंटरव्यू यहाँ पे, और वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। जी। सर एक क्वेश्चन हमारा सोसाइटी से रिलेटेड है। सर जब हमारा सिलेक्शन होता है, सर उस टाइम पहले आपका सिलेक्शन मूवमेंट क्या था सर? जब सिलेक्शन हुआ तो उस टाइम में मैं दिल्ली में ही था, जी, और मैं जैसे कि मैंने बताया कि मैं स्पिरिचुअल हूँ थोड़ा, तो जी, मैं सुबह-सुबह मुझे पता था कि आज रिज़ल्ट आने वाला है, तो मैं मंदिर गया, दर्शन-वर्शन किए, और फिर जब वापस घर पे आया तो मोबाइल लगातार चेक कर रहा था रिज़ल्ट के लिए, और पीडीएफ खुला, ऋषभ भट्ट सर्च किया, फॉर्च्यूनेटली रैंक 363 लगी हुई थी। थोड़ा इमोशनल हुआ मैं, फिर तो सबसे पहले तो घर वाले फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने वीडियो कॉल किया, उन लोग को बताया, वो सब भी इमोशनल थे, भावुक थे। और उसके बाद मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त थे दिल्ली में, उन्होंने काफ़ी मतलब चीयर किया मुझे, तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। पहले तो एकदम ब्लैंक सा फ़ील हुआ मुझे कि सच में हो गया, जी, फ़ील कराना मतलब फ़ील नहीं कर पा रहा था मैं। फिर धीरे-धीरे चीज़ें नॉर्मल हुई, लोगों के कॉल्स आए, विशेज़ आए, तो अच्छा मोमेंट था। मतलब जब आप मेहनत करते हैं और उसका रिज़ल्ट आपको कंक्रेटाइज़ होता है ना, तो काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। सर सिलेक्शन के बाद जब आप घर गए, सर उस टाइम सर सोसाइटी का क्या रिएक्शन था? अ, जैसे कि मैं एकदम रूरल बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है? जी, तो वहाँ पे ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। गाँव से, इनफैक्ट ज़िले से शायद 5वाँ 6वाँ ब्यूरोक्रेट हूँ मैं, जी, छोटा-सा ज़िला है मेरा भदोही, और गाँव से पहला, तो गाँव वाले स्वागत के लिए एकदम तैयार थे, जी, और वो काफ़ी यूनिक सी फीलिंग होती है। आपको काफ़ी ऐसा लगता है कि आपने सच में ऐसा कुछ किया है कि आप खुशी पहुँचा पा रहे हैं, आप दे पा रहे हैं गाँव वालों को, सोसाइटी को, परिवार वालों को। तो अच्छा लगा, मतलब लोगों से इंटरेक्ट करके, उसके बाद लोगों के जो उनके व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं, और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि मेरे सिलेक्शंस की वजह से गाँव के जो और बच्चे हैं, जो क्षेत्र के और बच्चे हैं, वो मोटिवेट हुए जिस भी चीज़ में जाने के लिए। अगर उनको इंजीनियरिंग करना है, जी, नीट के साइड जाना है, लॉयर बनना है, या यूपीएससी ही करना है, तो वो काफ़ी मोटिवेट हुए। उनको लगा कि अगर इस क्षेत्र से इनका हो सकता है, तो यहीं से वो हैं, और हम लोग का भी तो हो सकता है। तो वो काफ़ी मोटिवेट हुए, और मेरे लिए वो बहुत सौभाग्य की बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि, और सिलेक्शन के बाद काफ़ी लोगों का कॉल आया, काफ़ी लोग अभी भी कॉल करते हैं जो वहाँ जी। के बच्चे हैं, और मैं ट्राई करता हूँ कि उनको पूरा मोटिवेट कर सकूँ, गाइड कर सकूँ। जी सर। सर आप भदोही के एक छोटे से गाँव से आते हैं सर, काफ़ी रूरल एरिया है वो। सर उस वहाँ से आने के बाद सर आपको किस तरीके से सर आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए? पहले तो आप ये बताएँ। सर उसके साथ-साथ आप ये भी बताएँ हमें आपको यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में कैसे पता चला था? क्योंकि आपका बचपन का सपना था। हुँ, तो हुँ। बचपन में अमूमन हमें पता नहीं होता कि यूपीएससी एग्ज़ाम भी होता है। हुँ, हुँ, मुझे तो 12th के बाद पता चला है। हुँ, हुँ। सर आपको किस तरीके से पता चला ये? देखिए, छोटा था मैं जब 5th 6th में पढ़ता था, या स्कूल में था, तो पापा, चाचा, दादा लोग ये जब भी कॉन्वॉयज़ गुज़रते थे एसपी या डीएम के, तो वो ले जाया करते थे दिखाने कि देखो ये एसपी है, ये डीएम है, ज़िले के सबसे बड़े अधिकारी हैं, ये चाहे तो ज़िले की सूरत बदल सकते हैं, लोगों के जी, लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ से एक इंस्पिरेशन डेवलप हुई। उसके अलावा थोड़ा मेरा इंटरेस्ट भी था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, और डेवलपमेंट्स, कंटेम्परेरी डेवलपमेंट्स में। जी, क्विज़ेज़ में पार्टिसिपेट करता था, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता था स्कूल में। फिर देखिए, यूपीएससी के बारे में तो नहीं पता था तब तक भी, ठीक जी, है? 10th में भी नहीं पता था, बस पता था कि ऐसा कोई एग्ज़ाम होता है जिससे ये बनते हैं डीएम या एसपी या जी, सिविल सर्वेंट, ठीक है? तो फिर 12th के बाद जब मैं कोटा गया, वहाँ पे जेईई और इसमें ऑक्यूपाई हो गया, तब भी यूपीएससी का जो पैटर्न है, यूपीएससी का जो पैटर्न है वो एकदम नहीं पता था। यूपीएससी एग्ज़ाम होता है ये बस पता था। जी, मैंने कॉलेज के दौरान इस पे देखा कि प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, सिलेबस क्या है। तो वहाँ से थोड़ा बेस बनना चालू हुआ। मेरे कॉलेज के कुछ सीनियर्स एमएनआईटी भोपाल के
कुछ सीनियर्स थे जिनका सिलेक्शन हुआ था, उनसे इंटरेक्शन किया, उनके कुछ लेक्चर सुने, तो फिर समझ में आया कि क्या डिमांड है, कैसे करना है और क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, बुक्स क्या क्या हैं। तो मुझे लगता है वहाँ से बेस डेवलप हुआ। बस एक मोटिवेशन था करने का, बट यूपीएससी के बारे में प्रॉपर कॉलेज में पता चला। जी सर, मैं कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूँ सर, आप इस पे अपना ओपिनियन दीजिएगा। सर पहला स्टेटमेंट, सर यूपीएससी एग्जाम का हाइफ है कि नहीं? हाँ है। बिल्कुल सर। सर दूसरा स्टेटमेंट मेरा ये है कि सर यूपीएससी एग्जाम वही बच्चे केवल पास कर सकते हैं जो कि बचपन से बहुत ब्राइट हैं, बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं, या फिर सर वो स्टूडेंट इसको पास कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं जो कि शुरुआत से उतने अच्छे पढ़ाई में नहीं रहे हैं, एवरेज स्टूडेंट रहे हैं। मैंने ये पॉडकास्ट के शुरू में बोला था कि यूपीएससी आपका बैकग्राउंड देखता ही नहीं है। उसको नहीं मतलब है कि आप यूनिवर्सिटी टॉपर हैं, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं, आईआईटी से पढ़े हैं, ये कहाँ से भी पढ़े हैं। वो बस देखता है कि आप ड्यूरिंग एग्ज़ाम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जी तो ये तो बिल्कुल नहीं है कि आप ब्राइट रहे हैं या नहीं रहे हैं। बस आप एग्ज़ाम को अच्छे से समझिए और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें। यूपीएससी को वही चाहिए। जी सर, यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद सोसाइटी हमारी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। ऑब्वियसली बढ़ जाती है। जी सर, आपने अपना काफ़ी कुछ ओपिनियन दिया, हमें आपसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा भी लगा। सर लास्ट में हम चाहेंगे कि अगर आप अपने एंड से कुछ अभी एस्पिरेंट को सजेशन देना चाहें यूपीएससी एग्जाम रिलेटेड, सर प्लीज़। मेरा यही सजेशन रहेगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि अपने ऊपर विश्वास रखिए, वो जी। बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखिए, जी और वो आपके साथ हमेशा रहेगा। फिर एग्ज़ाम का जो डिमांड है उसको अच्छे से देखिए, और हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। जी हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। आप आपके हिसाब से, अगर आपको चीज़ें 6 घंटे में समझ में आ रही हैं, आप 6 घंटे पढ़िए। जी 8 घंटे में समझ रही है, 8 घंटे पढ़िए। 10 घंटे में समझ रही है, 10 घंटे पढ़िए। लेकिन ये जो एक मिथ है कि 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि कोई 16 घंटे या 14 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है। जी तो 10-12 घंटे चलता है, उतना आप पढ़िए। उसके अलावा दिल्ली आना कंपलसरी नहीं है, जी और सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। प्रैक्टिस करते रहिए, और एग्ज़ाम में फेलर्स आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका मतलब आपको हमेशा आप क्रैक करते ही जाएंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठेंगे, क्रैक करते जाएंगे। फेलर्स मिलेंगे आपको। फेलर्स हैंडल कैसे करना है वो आपको सीखना पड़ेगा एग्ज़ाम में। आप पढ़ाई के अलावा काफ़ी कुछ इस एग्ज़ाम से सीखेंगे। जी तो मुझे लगता है कि आप अपना परसिवरेंस, रेजिलियंस ये सब बना के रखिए, जी और गाइडेंस अच्छे लेते रहिए, और ये इतना ही है। और आगे जो भी एस्पिरेंट हैं 25 का दे रहे हैं, आगे भी देना चाहते हैं, उनको मेरी बधाई है, शुभकामनाएं हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बहुमूल्य समय का कुछ समय हमें दिया और हम सबको गाइड किया, क्योंकि सर एक सही गाइडेंस जो होती है हमारे एग्जाम टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक सही गाइडेंस से हम काफ़ी कम टाइम में एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कई बार केवल गाइडेंस की कमी की वजह से हमारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। जी जी, तो सर आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए आपको दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, हमने देखा कि सर ने हमें यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड, यूपीएससी एग्जाम पास करने के बाद जो एक्सपीरियंस होता है उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ सजेस्ट किया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने उन फ्रेंड के साथ भी शेयर करें जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप सर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सर का इंस्टाग्राम अकाउंट भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर सर के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि सर लगातार गाइड करते रहते हैं स्टूडेंट को। अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप सर से डायरेक्टली जो है इंटरेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।